और पटना के बीजेपी दफ्तर में उनकी मौजूदगी है, जहां नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े मंत्री और विधायक मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और हम आपको अमित शाह के पटना पहुंचने से लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचने तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अंगवस्त्र और बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उनका स्वागत किया और उसके बाद फिर वहां से काफिला निकलकर सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जहां गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए कई कार्यकर्ता मौजूद थे और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। बैठक भी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया और इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा तो महिला कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प वर्षा की है। अमित शाह ने भी सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिनों का ये दौरा है। आज अमित शाह बिहार पहुंचे हुए हैं, पटना पहुंचे हैं और पटना में बीजेपी ऑफिस में उनकी बैठक चल रही है और इस बैठक को लेकर कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है और इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। कल भी अमित शाह के कार्यक्रम है और पटना में उनका एक कार्यक्रम होगा, फिर गोपालगंज जाने वाले हैं जहां अमित शाह लोगों को भी संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। यानी कि कई सौगात भी बिहार वासियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बीजेपी ऑफिस में अमित शाह पहुंच चुके थे और यहाँ पर बीजेपी के एमपी, एमएलए, एमएलसी सहित कई मंत्री मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और देखिए बीजेपी की बैठक में चर्चा क्या होनी है। तो 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। बीजेपी के स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। बड़े स्तर पर स्थापना दिवस मनाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं को घरों पर झंडा फहराना है और झंडे के साथ अपनी सेल्फी लेनी है। सेल्फी को फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करना है, ये टास्क दिया जाएगा। और देखिए 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान। 10 लाभार्थियों से मिलना है, उनसे बातचीत करना है। इस अभियान के अंदर ये टास्क दिया जाएगा। गांव में झंडा यात्रा बीजेपी के कार्यकर्ता निकालेंगे और मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को सम्मानित किया जाएगा। फिर 15 से 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के बीच संगोष्ठी होगी। तो ये पूरी तैयारी की जानी है और इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सबसे पहले 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इसे बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहा जा रहा है कि उनके अपने घर पर भी उन्हें झंडा फहराना है और बीजेपी का झंडा फहराकर सेल्फी लेनी है। फिर उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करना है, अपलोड भी करना है। इसके बाद एक और जो अभियान चलाया जाना है बीजेपी की तरफ से, उसके मुताबिक गांव की ओर चलो। और इस बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बता दें, जहां बड़ा रेल हादसा टला है। जाले प्रखंड के जोगियारा रेलवे स्टेशन के पूर्व आउटर सिग्नल के पास रेल पटरी टूटी हुई मिली है। ग्रामीणों ने टूटी पटरी देखकर रेलकर्मी को जानकारी दी। सीतामढ़ी दरभंगा रेल खंड रूट पर चलने वाले कई ट्रेन को घंटों रोका गया। फिलहाल रेलकर्मी मरम्मत कर परिचालन को शुरू करवा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया है। बताया जा रहा है कि रेल की जो पटरी है वो टूटी हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेलवे को दी, जिसे मरम्मत कर लिया गया। बढ़ते आगे, आज के आधुनिक दौर में यदि कोई अंधविश्वास की बात भी करता है तो लोग हंसते हैं, पर औरंगाबाद से ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज संतान हासिल करने के लिए एक शख्स की नर बलि दी गई, वो भी तांत्रिक के कहने पर। पुलिस ने जब इस केस की गुत्थी सुलझाई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वैसे 6 में से 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है।
औरंगाबाद से चौंकाने वाली खबर आई है। नरमुंड मिलने के केस का जब पुलिस ने खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। संतान के लिए सुधीर पासवान नाम के एक शख्स ने तांत्रिक रामाशीष के कहने पर गुलाब बिघा गांव के रहने वाले युगल यादव की बलि दे दी। बलि देने के बाद सिर को गेहूं के खेत में गाड़ दिया, जबकि शव के बाकी हिस्से को होली के समय होलिका दहन के लिए लगने वाली आग में डालकर ही जला दिया। पुलिस ने इस केस में नाबालिग समेत उन 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिसने तांत्रिक की मदद की थी। आरोपी तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने उस फरसे को भी जब्त कर लिया है जिससे युगल यादव की बलि दी गई थी। रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक नर बलि देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक है, मृतक का नाम है युगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर है उनको काट कर छुपा दिया गया। नरबली की घटना के बाद गुलाब बिघा में मातमी सन्नाटा पसरा है। पीड़ित परिजन दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमरा परिवार के ले जाके जान मारलक है, हमरा ओकरा सजा देवेला है। क्या सजा? मतलब सजा हमरा जैसे मारलक वैसे ओकरो मारेला। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा चाहते हैं। हाँ। वो सर ओझा है, किसी के सेठ मरवाली के बाल बच्चा न होता है तो ओकरा से 10 लाख 5 लाख रुपया लेता है कि आदमी के बलि दीजिएगा तो बाल बच्चा होगा। तो वही शर्त पर उनका बलि देने के नवरत में मेरा भाई को काटे होंगे। नरबली की घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, किस बात के लिए आधुनिक युग में जी रहे हैं हम? समाज में अंधविश्वास की बलि आखिर कब चढ़ेगी? आखिर ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? क्या ये अंधविश्वास के नाम पर अपराध नहीं है? वैसे नरबली की इस घटना में आरोपित 6 में से 5 को पुलिस ने धर दबोचा है, मगर इसका मास्टरमाइंड रामाशीष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उम्मीद है उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और अहम जानकारियों का खुलासा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बगहा से बड़ी खबर बता दें, जहां गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है। 60 से अधिक झोपड़ी जलकर राख हो गई। दर्जनों बकरियां और मवेशी की मौत हो गई है। 6 ग्रामीणों के हाथ पैर झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। डीही पकड़ी पंचायत में अगलगी की घटना घटी है। तो बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की वजह से 60 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। गैस सिलेंडर फटने की वजह से अगलगी की घटना हुई है, जिसे बताया जा रहा है कि 60 से अधिक झोपड़ी जलकर खाक हो गई। देखिए, पूर्णिया में जमीन के रेट हाई करने के लिए जमीन माफियाओं ने बिना परमिशन के कोसी नदी पर निजी पुल बना दिया है। जब इस पुल पर सवाल उठने लगे तो प्रशासन ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। ये रिपोर्ट है। पुल को लेकर बिहार में राजनीति जमकर होती है। कभी गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल गिर जाता है तो कभी पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन पूर्णिया में एक नया मामला सामने आया है, जहां जमीन माफियाओं ने कारी कोसी नदी में निजी पुल बना दिया है। रहमत नगर में कोसी नदी पर जमीन माफियाओं ने 60 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा पुल बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जमीन माफियाओं ने नदी के दूसरी छोर पर 28 बीघा जमीन खरीदा है, जो कि लगभग 15 करोड़ रुपए का है। उस जमीन को बेचने के लिए जमीन माफियाओं ने बिना सरकार से या नगर निगम से परमिशन लिए नदी पर पुल बना दिया है, ताकि जमीन का रेट हाई हो और वो अच्छी कीमत पर जमीन बेच सकें। आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया का रहमत नगर शमशान घाट है और ये कोसी नदी है, कारी कोसी नदी कहा जाता है, जो कि बनभाग होते हुए निकलते हुए पूर्णिया शहर के बगल से गुजरते हुए ये कटिहार में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर ने ये पुल बनाया है। लगभग ये 40 से 50 फीट का लंबा और लगभग 8-10 फीट चौड़ा पुल है। अब पुल बनाया कौन? हम लोग को सुनने को आया जो ब्रोकर बनाया। अब बनाया कौन? कौन क्या लिया? ब्रोकर काहे बनाया है यहाँ? अब सुनने का आया, सुन रहा है कि जमीन ऊपर में जमीन लिया, पुल बनाया जाएगा, आएगा, बिकेगा।
बिना परमिशन माफियाओं के बनाए गए इस पुल को जब सिटी मैनेजर पुलिस प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर तोड़ने पहुंचे तो जमीन माफिया के लोगों और कुछ स्थानीय लोगों ने पुल तोड़ने का विरोध किया। इसके बाद नगर निगम कर्मी जेसीबी लेकर लौट गए। वहीं नगर आयुक्त द्वारा पुल को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अब प्रशासन के सहयोग से पुल को तोड़ा जाएगा। ये बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया? अभी आवेदन देखने के बाद ही पता चला कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सूचना हम देंगे बड़ी पदाधिकारी, जैसा निर्णय होगा वैसा हम करेंगे। या ब्रोकर के द्वारा बनना है? ये सरकारी स्तर से नहीं बनाया। लोगों की माने तो इस पुल के निर्माण में नदी के ही लोकल बालू का प्रयोग किया गया है। साथ ही पुल का नींव भी महज 3 फीट अंदर है। हालत यह है कि एक ट्रैक्टर के चढ़ने पर ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पुल के निर्माण होने पर कोसी नदी का बहाव रुक जाएगा। एक तो ब्रोकर अपना वो जो जमीन 28 बीघा जमीन पीछे लिए हुए है, उस जमीन को बेचने के लिए ये पुल बनाया है जो अरबों रुपये का जमीन है और ये बीच नदी में बनाया गया है और इस पुल का कोई औचित्य साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिला प्रशासन चैन की नींद सोई है? क्या जिला प्रशासन का कोई इस पर ध्यान नहीं है? कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और देखिए, पटना के आर्ट्स कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी है। सेंट्रल पैनल के 5 सीटों के लिए हुई वोटिंग के बाद सभी बूथों से मतपेटी आने के बाद गिनती शुरू की गई। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 10% वोटिंग में गिरावट हुई है और कुल 45.20% मतदान हुआ है। अब कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। आर्ट कॉलेज मतगणना केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। विद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अब मतों की गिनती शुरू हो गई है। पटना के आर्ट कॉलेज में मतों की गिनती चल रही है और ये देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद किए गए हैं, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो ये मुख्य द्वार है जो आर्ट कॉलेज का है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ मजिस्ट्रेट हैं और सुरक्षा कर्मी हैं जो बिना जांच पड़ताल के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बता दें आपको कि 19,059 वोटर पटना विश्वविद्यालय में थे, जिनमें मात्र 8625 जो वोटर्स हैं उन्होंने वोटिंग किया है। कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है पिछले साल की तुलना में इस बार 10% जो है उसमें कमी आई है और कहीं ना कहीं पिछले 4 से 5 दिनों पहले जिस प्रकार लगातार हंगामा मारपीट की खबरें आ रही थी, उसका भी असर है कि वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी आई है। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए मतदान हुआ है और उसके बाद मतों की गिनती चल रही है। सभी प्रत्याशियों के जो डेलीगेट्स हैं उन्हें अंदर बुलाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ मतों की गिनती हो सके। पिछले चुनाव में जो सेंट्रल पैनल के 5 सीट हैं उसमें 4 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था और इस बार छात्र जेडीयू जो है वो कहीं न कहीं चुनाव ही नहीं लड़ा है। ऐसे में पप्पू यादव ने समर्थन किया है एनएसयूआई को और इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, आयसा है, तमाम जो संगठन है उसके प्रत्याशी जो है मैदान में है और अभी लगातार जो है मतगणना का काम चल रहा है। कहा जा रहा है रात के 12 बजे के बाद मतगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल पैनल में 5 पदों पर विजेता कौन होते हैं, किस संगठन के प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा बनता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया में नाजिम पद को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। नाजिम शिबली कासमी को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद संस्था में हंगामे की स्थिति बन गई। शिबली कासमी को हटाए जाने के बाद सैदुल रहमान कासमी को नया नाजिम नियुक्त किया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष में कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया। पूर्व नाजिम शिबली कासमी ने अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, जिससे संस्था में अफरा तफरी मच गई और उन्हें जबरन वहां से हटा दिया गया। सूत्रों के अनुसार शिबली कासमी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं नए नाजिम की नियुक्ति के बाद भी संस्था में असंतोष बना हुआ है। शिबली कासमी साहब के जगह पे एक सैयदुल रहमान कासमी है। सैयदुल रहमान साहब है, बहुत ही शरीफ आदमी है, हम पर्सनली जानते हैं उनको। ये यही हुआ है जो इस इदारे को हमेशा लूटने का काम किए, अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े बड़े ट्रस्ट बनाकर कॉलेज और बिल्डिंग चला रहे हैं, पूरी बीएड कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेज चला रहे हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज चला। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं
कि आप इमारत का हिसाब लेने चले हैं। नाजिर साहब थे उनको हटा दिया गया, शिबली साहब को। वो सिर्फ एक एक्टिंग सचिव थे इमारत के, जिनको उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, क्या किया, उसके बाद उनको हटाया गया है। हटाया और दूसरे नाजिम को बहाल किया। तो पहले वाले भी यहाँ आज आ गए थे कि हम वर्तमान में भी हम ही हैं। और इसी बीच आपको बगहा से बड़ी खबर बता दें, जहां रेलवे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रेल गुमटी खुली रही और ट्रेन गुजर गया। रामपुर रेल गुमटी का ये मामला बताया जा रहा है। NH 727 पर ये गुमटी है। बड़ा हादसा होने से टला है। राहगीरों की सतर्कता से ये हादसा टल गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए रेलवे गुमटी खुला हुआ है और इसी बीच ट्रेन वहां से गुजर रही है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। री एग्जाम वाली याचिका खारिज होने के बाद जेडीयू ने विपक्षी दलों और कोचिंग माफियाओं को निशाने पर लिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से भी सवाल पूछे। नीरज कुमार ने कहा कि जो छात्र इस आंदोलन में जेल की सलाखों के पीछे गए, उसे कानूनी सहायता क्यों नहीं दी। साथ ही कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाते हुए नीरज कुमार ने कहा कि छात्रों को गुमराह करने वाले कोचिंग संस्थान अपनी कमाई का हिस्सा उन छात्रों को क्यों नहीं दे रहे हैं। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, चार्जर मांगने, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा, वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक सर्वे जारी रहेगा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने आम लोगों से अपील की है कि जल्द जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर दें। कुछ दिनों तक ये सुविधा जारी रहेगी। हालांकि मंत्री ने ये तारीख नहीं बताई कि स्वघोषणा पत्र जमा करने की आखिरी तारीख क्या होगी, कितने दिनों तक ये सुविधा जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि जो लोग स्वघोषणा पत्र किसी वजह से जमा नहीं कर पाए, उनके लिए पोर्टल कुछ दिनों के लिए खुला रहेगा। 31 मार्च ही अंतिम तिथि है, लेकिन 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा। लोग इस पीरियड में भी जो है अपना जो स्व घोषणा जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट मंगाएंगे। शिविरों में जो है ऑफलाइन भी जमा लिया जा रहा है, सर्वेक्षण शिविरों में भी। तो इसको मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इसको जो अपलोड करिए। ऑनलाइन भी अपलोड हो रहा है, ऑफलाइन भी लिया जा रहा है। और 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक ये पोर्टल बंद नहीं होगा, लोगों को सुविधाएं चालू रहेगी। जल्द से जल्द अपना जो स्व घोषणा है उसको जल्द से जल्द आप अपलोड करिए। कुछ दिनों तक मतलब कोई समय सीमा है? नहीं, अभी 31 मार्च लास्ट डेट है, मैंने बताया ना। उसके बाद जो है कुछ दिनों तक अपलोड पोर्टल जो है चालू रहेगा। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट मंगवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है और इस मौके पर सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से वार्षिक दिवस समारोह भी मनाया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ भी शामिल हुए। जेवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऐसे संस्थानों का होना जरूरी है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा का विकास हो रहा है। फर्स्ट ऑफ
all congratulations to the Vice Chancellor and all the faculty members and all the students of this new university, Xavier's University. And we are extremely thankful to our Honorable Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, for giving the go-ahead for establishment of this wonderful university. And I'm sure over a period of time, this will develop into a institution of great excellence. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।